Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed deficient demand. और आप जान गए कि deficient demand refers to the situation when aggregate demand is short of aggregate supply, right? Corresponding to full employment in the economy. यानी जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है AD is less than AS, corresponding to full employment. It's the situation of deficient demand, right? तो आपने देखा कि दो चीज़ें हम जान गए डेफिशिएंट डिमांड में. फर्स्ट ये है कि जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है इट हैपन्स टू बी शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. दूसरी ये देखा आपने कि द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फेल्स टू कूप विद द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई अप टू द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकानमी, राइट. तो ये आप जान गई कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिससे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक. तो इस अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को समझने के लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. हम ये डायग्रामेटिकली अच्छी तरह समझ सकते हैं और इसके लिए डायग्राम जो है ये आपके सामने मौजूद है. देखिए ये जो डायग्राम है इट इलस्ट्रेट्स द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी. आप देखते हैं कि देखिए एग्रीगेट डिमांड हम वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं, लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन एक्स एक्सिस. ठीक. अब अच्छी तरह देख लीजिए, डायग्राम पे फोकस कीजिए. ये जो ए एस है which starts from here, it's our aggregate supply curve. और ADF जो है it's aggregate demand at full employment, and ADU it is the aggregate demand at underemployment. ये जो दो कर्व्स है, one curve shows aggregate demand at full employment, the second curve shows this curve shows aggregate demand at underemployment, right. जो desired level of demand for full capacity production है it's indicated by ADF, right. Full capacity demand is represented by this curve ADF. ये जो ADU है it indicates deficient demand or indicates deficient demand level in the economy, and the deficiency is equal to the gap between this ADF curve and ADU curve here, which is equal to FC, that is deficient demand is equal to aggregate demand at full employment minus aggregate demand at underemployment, which is here equal to FC, right. तो ये गैप रिप्रेजेंट करती है. ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई करो. देखिए अप टू दिस पॉइंट employment is rising, as such output will rise. Output is rising, as such employment is rising, but beyond this point our AS curve turns vertical. इसका मतलब है we are arriving at full employment. That is why the point F represents full employment aggregate demand. ठीक. देखिए जो डेफिशिएंट डिमांड है इसकी जो मेन कॉन्सिक्वेंस है, और हाँ एक बात याद रखिए, कर्व्स हमने पहले ही डिस्कस की है, एग्रीगेट डिमांड करूँ एग्रीगेट सप्लाई करूँ इन द केन्सन एज वेल एज इन द जनरल फ्रेमवर्क, कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. देखिए कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिजल्ट क्या है इसका. कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीगेट दिस डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है इससे देख लीजिए. जब एग्रीगेट डिमांड फेल होती है टू कैच अप विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब एग्रीगेट डिमांड फेल होती है टू कूप अप विद और टू कैच अप विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे बिल्ड इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ गुड्स. क्यों करते हैं, जो उन्होंने डिजायर किया था लेकिन इतना नहीं बिकता है. एज सच दे बिल्ड इन्वेंट्री स्टॉक बियॉन्ड व्हाट दे डिजायर. उसके बाद क्या होता है, ये जो
इन्वेंट्री है बेसिकली ये अनडिजायर्ड है। ये जो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री है या सिंपली अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, ये फोर्स करते हैं प्रोड्यूसर्स को टू प्लान लेसर प्रोडक्शन फॉर द कॉन्सिक्वेंट ईयर। इससे लेसर आउटपुट प्लान होता है, लेसर प्रोडक्शन प्लान होती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन्वेंट्रीज स्टॉक कर रखी है। उनकी कोशिश रहेगी पहले यही बिकना चाहिए, इसलिए वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंट ईयर्स के लिए रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन को। और उससे क्या होता है, एग्रीगेट, चूंकि उन्होंने प्लान लेस किया तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। और इससे क्या होता है, रिडक्शन इन एएस, प्लानड एएस implies the situation of reduction in the level of planned output। एएस जब हमने कम प्लान किया, रिड्यूस किया, इसका मतलब यह है रिडक्शन इन लेवल ऑफ प्लानड आउटपुट। जब हमने लेवल ऑफ आउटपुट, प्लानड आउटपुट को कम किया, it causes a situation of reduction in the level of income and output। इससे हमारी इनकम कम पड़ जाती है, आउटपुट कम पड़ जाता है, राइट। तो पहली सिचुएशन में क्या होता है, जब एडी फेल होती है टू कोप अप विद एएस, जब इक्वेट नहीं कर पाती है, तो इससे क्या होता है, इन्वेंट्री स्टॉक्स होती है। जब इन्वेंट्री स्टॉक होता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो लेस करता है प्लानड एग्रीगेट सप्लाई। जब एएस कम हो गई तो उससे आउटपुट कम होता है। जब आउटपुट कम हुआ तो उससे क्या होता है, इनकम कम हो जाती है, आउटपुट कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। ब्रीफली अगर हम कहें, इन ए सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द इकोनॉमी इज ड्रिवन टू द स्टेट ऑफ लो लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लो लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। इस कॉन्सिक्वेंस को भी हम ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते। कैसे, देख लीजिए भाई, जो फिगर है वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एक्स एक्सिस पे हमने ली है, इसी तरह इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इज सेम थिंग, राइट। ये जो एएस करू है, एएस शोज एग्रीगेट सप्लाई करू, ये जो एडी है इट्स एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट पे दिखा। देखिए, ड्यू टू द डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी और ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड द इकोनॉमी विल शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होना चाहिए, एट ए, बिकॉज इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इट शिफ्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जो एडी यू करू है, इस पे इक्विलिब्रियम आ जाए, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो इस पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है। Thus, it becomes clear that deficient demand will take the economy from full employment to underemployment. In other words, the economy shifts from point A to point B. Point A to point B, equilibrium is shifted to a lower level of employment. होना कहाँ चाहिए था, एट पॉइंट ए। तो उस सूरत में हमारी लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट क्या होती, एट दिस पॉइंट, बट वी आर ड्रिवन टू दिस पॉइंट। इट्स अ लो लेवल ऑफ income, so low level of output, low level of employment, right? So the main consequence of the problem of deficient demand is that economy is driven to a low level or to a lower level of employment equilibrium, और इस equilibrium को हम under employment equilibrium कहते हैं, ठीक। और यहाँ एक बात आपने याद रखनी, ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, इट इंप्लाइज डेफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, हमने डिस्कस किया ये, जब इकॉनमी फेस करती है सिचुएशन ऑफ लो आउटपुट, लो इनकम, लो एम्प्लॉयमेंट, और ऐसी सिचुएशन को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, या सिंपली डेफ्लेशन। और ये जो डेफ्लेशनरी प्रेशर होता है, ये प्रोपोर्शनेट होता है टू द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जितनी ज़्यादा डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड होगी,
इतना ज़्यादा डेफ्लेशनरी प्रेशर होगा। अकॉर्डिंगली जो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है, इट्स ओपनली डिस्क्राइब्ड एज डेफ्लेशनरी गैप। द डेफ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और सिंपली जो हमारी डेफिनेशनरी गैप है, इट इज इक्वल टू द गैप बिटवीन द टू, aggregate demand at full employment and aggregate demand at under employment. Here deflationary gap will be equal to FC in this case. That is deflationary gap बराबर होती है aggregate demand at full employment minus aggregate demand at under employment, which is equal to FC in case of this diagram. समझ गए आप? तो इस तरह से द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज दैट इकोनॉमी इज ड्रिवन टू अ लो लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में क्या होता है? इज दैट कंट्रारी टू इट? इज दैट अपोजिट टू डेफिसिट डिमांड? इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यू हैव टू कीप दीज डायग्राम्स इन माइंड so that you can easily understand। डायग्राम्स की मदद से आपके लिए आसान होता है समझना कि कहाँ पे कितनी गैप बनती है। ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।